नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और आज हम एक्सप्लेनर में बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, सितंबर का महीना चल रहा है। वैसे तो इस महीने को माना जाता है कि यहाँ से धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है, मानसून विदाई लेने लगता है, यानी कि बरसात कम होने लग जाती है। लेकिन सितंबर के महीने में जिस स्तर पर बरसात हो रही है, मौसम का जो रुख बना हुआ है, वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके तमाम पहलुओं को हम विस्तार से समझेंगे, हर बारीकी को आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान आनंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वेदर एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर डीडीजी यानी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल आईएमडी के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम मौसम पर, बरसात पर बात करने वाले हैं। सितंबर में जिस कदर बरसात हो रही है, वो तमाम सवाल लोगों के जहन में उठा रही है। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि मौसम की ये चाल बताती क्या है? देखिए, ऐसा है, जैसा कि आपने कहा कि ये मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में हमें वर्षा मिलती है। और ये होता है, कई साल जो होता है मानसून एक्टिव नहीं होता है, ख़ासकर जिस हमारे रीजन की बात कर लें, हम बात कर रहे हैं दिल्ली, एनसीआर, वेस्टर्न यूपी और आसपास के इलाकों की। तो इस समय मानसून एक्टिव है और ये भी बात सही है कि बिल्कुल जब तक सितंबर आता है, ख़ासकर दूसरा हफ्ता या मिड सितंबर, तो मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, ख़ासकर उत्तर-पश्चिम भारत से। तो और मगर ये भी है कि कई बार यदि कोई नया सिस्टम बन जाए, वेदर सिस्टम बन जाए, जैसे कम दबाव क्षेत्र की बात कर रहे थे, और वो खासकर यूपी, वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ वेस्ट यूपी और इसके आसपास के क्षेत्रों में बन जाता है और उसके पास सफिशिएंट नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो वो झमाझम बारिश दे सकता है। और ठीक शायद वैसा ही अभी कुछ दिन पहले आपको देखने को मिला। जी, मौसम विभाग ने गुरुवार को अलर्ट जारी किया था बारिश को लेकर, तेज हवाओं को लेकर। 3 दिन का ये अलर्ट था और इसमें सामान्य से भारी बरसात, बहुत भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। तो मौसम का ये रुख क्या बताता है? नहीं, रुख ये तो यही रुख बता रहा क्यों है है कि मौसम का? मानसून की बारिश अच्छी खासी हो रही है, खासकर हमारे रीजन में। और यदि आप देखें दिल्ली की, तो दिल्ली में सामान्यतः जो है 4-1 महीने में आपके 700 मिलीमीटर के लगभग वर्षा हो जाती है और वो 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। और जितनी वर्षा हमें सितंबर में मिलनी चाहिए, वो मुझे लगता है पहले 12-13 दिनों में सितंबर की मिल चुकी है। अब जो जितनी जी, होगी वो एक्स्ट्रा होगा, बोनस होगा। तो मतलब हम अब बात करें अपने रीजन की, तो इस रीजन के लिए मानसून जो है अच्छी स्थिति है और अच्छी खासी वर्षा आपको मिल गई है। आपने दिल्ली की बात की और आपने कहा कि दिल्ली को जितनी बरसात मिलती है, वो बरसात ऑलरेडी मिल चुकी है, शुरुआत में मिल चुकी है। पिछले दिनों इस बारे में भी चर्चा थी कि मानसून में जितनी बरसात होती है, वो तो मिड अगस्त तक ही हो गई है। अब जो हो रहा है वो सरप्लस हो रहा है। अगर ऐसा है तो क्या मानसून का ये स्वभाव, ये स्वाभाविक है या इसको अप्रत्याशित माना जाए? नहीं, स्वाभाविक है ऐसा। देखिए, पुराने आंकड़े भी अगर उठा के देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा वर्षा हुई है। मगर हाँ, क्योंकि पिछले 3-4 साल से इतनी वर्षा नहीं मिली थी, तो नेचुरली लोग भूल जाते हैं उस बात को। तो पहले भी इतनी हो गई है, इससे ज़्यादा भी वर्षा मिल चुकी है। और जैसा कि मैंने कहा, इस पे निर्भर करता है कि मानसून ट्रफ की स्थिति क्या है। वो भी बहुत अच्छी है, दिल्ली के आसपास से मानसून ट्रफ जा रही है और कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ था आसपास। तो ये निर्भर करता है कि नमी कितनी आ रही है, हवाओं का रुख क्या है और किस तरह के वेदर सिस्टम्स बने हुए हैं दिल्ली या हमारे आसपास के क्षेत्रों में। और जिस भी क्षेत्र की हम बात कर जी, रहे हैं, तो इस बार जो देखने में आया, हमें ठीक-ठाक वर्षा समय-समय पे मिलती रही और कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा वर्षा भी मिली, चूँकि स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई थी भारी वर्षा की। अब आप बात कर रहे हैं कम दबाव के क्षेत्र की, तो ये टेक्निकल वर्ड है। लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर कम दबाव का क्षेत्र होता क्या है? देखिए, आप जब हमारे पास जो मौसम के आंकड़े हम अलग-अलग क्षेत्रों में जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन ली जाती है, उसको फिर प्लॉट किया जाता है और उसके प्लॉटिंग के बाद एनालिसिस की जाती है। पहले ये सब चीज़ें मैनुअल होती थी, अब कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिक होता है। और लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं, जिनको हम आइसोबार्स कहते हैं, लाइन्स जॉइनिंग एरियाज़ ऑफ इक्वल प्रेशर। और जब हम वो लाइन्स ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो हम विंड्स को फॉलो करते हैं। और कई बार अक्सर ऐसा देखना आता है कि जब हम विंड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो विंड्स घूम रही हैं। या तो वो घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की उसमें, तो और उसमें सेंटर में सबसे अधिक प्रेशर है, तो उसको हम हाई प्रेशर बोलते हैं। और यदि विंड्स जब हम आइसोबार ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं और वो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं घड़ी की उल्टी दिशा में, और लोएस्ट प्रेशर जो है वो सेंटर में है, तो उसको कहते हैं लो प्रेशर यानी कम दबाव का क्षेत्र। और ये जब कम दबाव का क्षेत्र का मतलब है कि हवाएं जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। और जब जब जी, ऐसी हवाएं घूमती हैं, तो वो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं
और जो नमी बंगाल की खाड़ी से अभी आ रही थी, उस पुरवैया लेकर आ रही थी, और वो उस नमी वाली हवा को ये कम दबाव का क्षेत्र ऊपर की ओर उठा देता है। और जी बादल और वर्षा होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो नमी है लोअर लेवल में, सतह पे, वो ऊपर उठे। जब भी उसमें मतलब कि टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन होता है, बूंद बनती है, रेन ड्रॉप्स बनती हैं, बादल बनते हैं। तो कम दबाव जी क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब ये बन जाता है और यदि इसमें अंदर जो सेंट्रल प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो, तो इसका मतलब है वो काफ़ी सुदृढ़ है, काफ़ी मजबूत है, और उसको कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे, तो फिर तो ये झमाझम बारिश दे सकता है। खबरों में ये भी आ रहा है कि 2 मौसमी टर्फ यहाँ पर मिल रहे हैं इस बार। क्या वाकई स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से ऐसा मौसम सुहाना भी और बरसाती भी देखने को हमें मिल रहा है? जी, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है। अब जैसे ये तो ये पुरवैया हवाएँ तो आ ही रही थी और ये सिस्टम भी बना था, और जो उत्तर-पश्चिम की जो कई बार ड्राई हवाएँ वो भी आ जाती हैं, तो दोनों का मिलन भी हो जाता है। तो जब दोनों हवाओं का मिलन होता है, तो उस समय भी नेचुरली एक होती है थोड़ी-सी गर्म और कम नमी वाली, और दूसरी जो पुरवैया है उसमें आपके नमी भी मतलब कि ज़्यादा है और तापमान कम है। तो जब दोनों मिलते हैं, तो उस समय जो है इंटरैक्शन जब हो जाता है, तो जब भी वर्षाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। जी, इस समय जो सिस्टम बना हुआ है सर, हम देख रहे हैं दिल्ली में तो बरसात हो रही है पिछले अगर मैं देखूँ तो सिलसिला गुरुवार से शुरू हुआ था और फ्राइडे को भी अच्छी खासी बरसात हुई है, सैटरडे को भी बादल छाए हुए हैं। तो ये कौन-कौन से इलाके हैं दिल्ली के अलावा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस सिस्टम का असर देखने को मिल रहा है? जैसा कि मैंने बताया था, ये जो पहले डिप्रेशन और कम दबाव का क्षेत्र जो था उत्तर पश्चिम भारत और उससे जुड़े हुए उत्तराखंड के आसपास था, तो इसलिए उत्तराखंड में इसका अच्छा खासा प्रभाव मिला। हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में, तो ये जो क्षेत्र थे ज़्यादातर, और क्योंकि काफ़ी देर तक ये सिस्टम यहाँ रहा और इसको कहते हैं मॉनिटर किया गया था, और पहले से उसका जो है मतलब जैसे भारी वर्षा उसकी चेतावनी भी दी गई थी और अलर्ट्स भी जारी किए गए थे। तो ये मुख्यतः ये क्षेत्र थे जिनमें भारी वर्षा और उसकी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा लगाई गई थी। जी, आपने चेतावनी की बात की, अलर्ट की बात की, मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा है सर। और सवाल ये है कि बरसात से पहले अलग-अलग तरह के अलर्ट्स जारी होते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है, कैटेगराइज़ेशन किया जाता है। येलो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, रेड अलर्ट है। तो इनका कैटेगराइज़ेशन, वर्गीकरण किया कैसे जाता है? इसका आधार क्या होता है और कौन-सा अलर्ट क्या दर्शाता है? जी, बिल्कुल। जब हम बात करें येलो अलर्ट से शुरुआत करें, तो येलो अलर्ट का मतलब है कि हम लोग जो है करीब मध्यम, मध्यम से करीब-करीब भारी वर्षा की थोड़ा नीचे जब वर्षा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 60 मिलीमीटर से नीचे-नीचे वर्षा। तो यानी उस वर्षा में यदि कोई पानी रुक नहीं रहा है, कोई खतरा नहीं है, तो हम यहाँ कहते हैं भी अलर्ट हो जाइए आप। तो ये हो सकता है कि सिस्टम यदि बना हुआ है और मजबूत हो जाता है, नमी आती रहती है, तो ये और मतलब सीवियर हो सकता है, तो उसके लिए हम येलो अलर्ट जारी करते हैं। यदि ये जी, 65 मिलीमीटर से लेके 115 मिलीमीटर के बीच में रहती है, तो ये मतलब आपके मान के चलिए ये आ जाएगा, आपका येलो तक आ जाएगा। 115 से लेके आपकी आती है ये करीब-करीब 200 200 मिलीमीटर के आसपास, यानी 20 सेंटीमीटर के पास, तो इसको ऑरेंज अलर्ट में कहेंगे। इसमें हम कहेंगे कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये है कि इसमें आपके यहाँ कुछ परेशानी बढ़ सकती है, जल भराव हो सकता है, कोई जी, मुसीबत पैदा हो सकती है। तो ऐसे में यदि आप घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर ही रहें, बाहर मत निकलें, क्योंकि बाहर रहेंगे तो वाटर लॉगिंग हो रखी है, और गाड़ी में आप निकलेंगे तो पता चला कि कहीं जैसे मिंटो ब्रिज टाइप के लो लाइंग एरिया, तो फंस सकते हैं उसके अंदर। तो उसमें हम कहते हैं बी, आप पहले कहा था बी अलर्ट, आप कह रहे हैं मतलब येलो में कहते हैं बी अलर्ट, इसमें कहते हैं बी प्रिपेयर्ड। अब आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाए, अपनी तैयारी रखें कि कहीं मौसम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, तो उसमें आप फंस ना जाएं, तो उसको कहते हैं। और यदि 20 मतलब सेंटीमीटर यानी कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अत्यधिक ज्यादा वर्षा, जिसको बोला जाता है एक्सट्रीम रेनफॉल, रेड अलर्ट का मतलब ये है कि आप जो है, आपको टाइम अब वक्त आ गया है कि आप एक्शन लें। आप यानी कि जी, हो सकता है आपका घर जो है नदी के किनारे बना हुआ है, तो आप उसको छोड़ के निकल जाएं, क्योंकि फ्लडिंग हो जाएगी और घर डूब सकता है और आप भी डूब सकते हैं उसके अंदर। तो ये एक्शन की बात, जब एक्शन हो गया कि बिल्कुल अब आपको कोई ना कोई एक्शन लेना ही है, और गाड़ी में फंसे हुए हैं आप, तो हो सकता है गाड़ी ना बह जाए, तो निकल के आप मतलब पहले ही, उससे पहले आप तैयारी कर लें जी। और निकल जाएं। तो तैयार बिल्कुल होना है, एक्शन ले लेना है, रेड जब अलर्ट जारी किया जाता है। जी। मौसम गर्मी का हो, मौसम सर्दी का हो, मौसम बरसात का हो, तो इसमें हम उतार-चढ़ाव लगातार वेरिएशंस देख रहे हैं। साल दर साल ये वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और जब-जब ये वेरिएशंस सामने आते हैं सर, तो एक सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में उठता है, कहीं ये जलवायु परिवर्तन का तो प्रभाव नहीं है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग का तो प्रभाव नहीं है। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो आप लोगों के ज़हन में भी घूम रहा है, कहीं मौसम का जो चक्र है, ये जो टाइम टेबल है, इसमें तो परिवर्तन का संकेत नहीं होते ये उतार-चढ़ाव?
नहीं देखिए, मानसून एक ऐसी अपने आप में इतना बड़ा सिस्टम है और उसकी वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कई बार क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी में। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की जब हम बात करते हैं, होते हैं नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, यानी नेचुरल जो रीज़न्स हैं उनके कारण बदलाव आते हैं। और कभी-कभी देखा होगा बारिश ही नहीं, वर्षा ही नहीं होती है। और कभी बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं होती। आपने शुरू में देखा होगा, शुरुआती जब मानसून शुरू हुआ था दिल्ली में, तो एक ही दिन में इतनी ज़्यादा वर्षा हो चुकी थी। तो ये नेचुरल बदलाव रहते हैं, ये दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कहते हैं मानसून का, कि कभी ज़्यादा जी। होगी, कभी कम होगी, कभी जल्दी होगी, कभी देर से होगी। तो ये नेचुरल वेरिएबिलिटी का पार्ट है और लोग उसको कन्फ्यूज़ कर लेते हैं हमेशा क्लाइमेट चेंज से। अच्छा, फिर आपने ये भी सुना होगा, लोग अक्सर पहले कहा करते थे, यार पहले झड़ी लगती थी, 3-4 दिन तक हुँ, वर्षा होती रहती थी, आजकल नहीं होती, अब हो गई। हुँ, तो अब जब हो गई तो फिर भी उसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है। तो ये जी, अक्सर क्या होता है कि जो कम दबाव के क्षेत्र हैं, जब बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, या तो वो ये जी, होता है कि बिल्कुल पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत ज़्यादा वर्षा दे देते हैं। और यदि वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो बिहार, यूपी से होते हुए हमारे इस क्षेत्र में आ जाते हैं, तो हमारे क्षेत्र को झमाझम बारिश दे देते हैं। तो ठीक हुँ, इस समय जो कम दबाव का क्षेत्र बना था, वो यूपी, नॉर्थ वेस्ट यूपी के आसपास बना था, तो वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन है इस रीजन को झमाझम बारिश देने का। और वो वहीं कुछ समय तक रुक जाता है, तो वो फिर झड़ी जी। लग जाती है, 3-4 दिन आपको वर्षा मिल जाती है। जी, तो ये बरसात के सामान्य समय मैं में कहूँ। हम देखते हैं बाढ़ के दृश्य हम देखते हैं। बहुत सारी जगह पे पानी ओवरफ्लो करने लगता है, नदियाँ जो है अपने किनारे काट देती हैं, तोड़ देती हैं और मूसलाधार बरसात होती है। तो अक्सर लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, इसमें मुझे लगता है कि फ़िल्मी प्रभाव ज़्यादा है और जो फ़िक्शंस इससे जुड़े हैं उनका प्रभाव ज़्यादा है। तो लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं कि कहीं भविष्य के लिए कोई खतरे का संकेत तो नहीं? इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल सही है। देखिए, पहले आप ये देख लीजिए, जितने भी नदी हैं, उसको आपने शहरों में नाला बना दिया है, अतिक्रमण कर लिया है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट हो गई है। जब आप नदी के फ्लड प्लेन में, नदी देखिए कभी सीधी नहीं चलती है, और कोसी जैसी नदी तो 200-200 किलोमीटर अपना रुख बदल लेती है। तो कुछ साल जो है नदी का रुख बदल जाता है, तो लोग वहाँ जाके बसावट कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, और जब वो नदी दोबारा से अपने पुराने रूट पर आती है, तो वो उसको सबको बहा के ले जाती है। जब ऐसा होता है तो लोग उसको क्लाइमेट चेंज की तरह देखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखें, नदी जो फ्लड प्लेन है, इट इज़ फॉर द रिवर, नॉट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू कंस्ट्रक्ट एंड लिव देयर। तो वो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे बड़ा ध्यान हमने ये ध्यान रखना है कि मतलब कि कोई भी जो डेवलपमेंट करे, विकास ऐसा हो जो हमें कहते हैं विनाश से बचाए, ना कि ऐसा विकास जो कि विनाश खुद बन जाए। तो अभी देखने में यही आ रहा है कि जिस तरह से कि मतलब कि कुछ सालों से डेवलपमेंट देखिए ज़्यादातर सिटीज़ के अंदर, वो जी, सारी जो है डेवलपमेंट है अनप्लैन्ड है, और मुझे नहीं समझ आ रहा उसको कौन अलाउ कर रहा है। और उसके कारण जो है जब जब डैमेजेस ज़्यादा होती हैं, तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं, वो सोचते हैं शायद ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। और मैं दूसरी हुँ, ये भी चीज़ कह दूँ कि जितनी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, हमें मालूम है हमारी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, और अभी तक हम उसको टैकल करते आ रहे हैं, अभी तक हम उसको प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं। अभी भी देखिए प्रेडिक्शन तो था। जी, और कई बार हाँ, ये हो जाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि भाई हमारा प्रेडिक्शन गलत चला गया, तो फिर कई बार मौसम विज्ञानी भी ये बोलना कर देते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। देखिए जी, ज़्यादातर सिस्टम्स को हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको अच्छे से समझ लिया है। मगर हाँ, एक जी, ध्यान ये भी देना है कि 100% कभी भी पूर्वानुमान नहीं होगा, क्योंकि हमने ये जो हमारी नेचर है, जिसमें कि आपका लिथोस्फेयर है, जमीन है, आपका हाइड्रोस्फेयर पानी है, एटमॉस्फेयर है, बर्फ वाला इलाका क्रायोस्फेयर है, जी, और जिसमें पौधे इंसान रहते हैं बायोस्फेयर है। ये सारे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जा रही है, हम उसको मॉडल में ऐड करते जा रहे हैं, और हमारे मॉडल्स जो हैं वेदर प्रेडिक्शन के बेहतर होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो रहा है, मगर ये ध्यान रख जी। लीजिए कि कभी भी 100% नहीं होगा, गलत भी जा सकता है। तो ऐसे में लोग यही है कि बस ध्यान रखें कि जब जब मौसम विभाग पूर्वानुमान दे रहा है, भारी वर्षा की चेतावनी लगा रहा है, तो प्लीज फैक्टर वेदर इंफॉर्मेशन इनटू योर डे टू डे प्लानिंग। जी, मेरा अगला सवाल सर आपसे। मौसम एक साइकिल, एक रिंग की तरह आगे बढ़ता है। एक मौसम का जो हिस्सा गया, उसका जो टाइम हुआ, वो बैटन फिर अगले मौसम को पकड़ा देता है। सर्दी, बरसात, गर्मी, ये एक पूरा साइकिल है। एक के बाद एक बैटन ट्रांसफर होता है। अब सितंबर के महीने में बरसात हो रही है, इसका इम्पैक्ट हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली और तमाम इलाकों में जहां ये बारिश हो रही है, वहां पर जो तापमान है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार सर्दी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या सर्दी लंबी होगी? क्या सर्दी ज़्यादा होगी? उसका उसका जो टाइम टेबल है वो कितना रहेगा? इसके बारे में ज़रा बताएँ।
जी, बिल्कुल, आप सही कहा आपने इम्पैक्ट के बारे में। एक इम्पैक्ट तो आपको साथ सीधा-सीधा दिख रहा है कि सामान्य से तापमान जो है अधिकतम 6 डिग्री तक नीचे गिर चुके हैं। वो बिल्कुल सही बात है, कूलिंग हो गई। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है क्योंकि ये साल जो है दे आर एक्सपेक्टिंग ला नीना। जब ला नीना होता है तो थोड़ा-सा वर्षा भी ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है मानसून सीज़न के अंदर, और लोगों का ये भी कुछ लोग उसको जोड़ रहे हैं कि भई विंटर भी काफ़ी सीवियर होगा। तो देखिए क्या होता है, अब जैसे आज ही देखिए खबरें चल रही हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो गई है। और इवन मैं आज ही लेह से लौटा हूँ, परसों-तरसों लेह में भी कहते हैं ऊपर जो आपके चांगला पास था वहाँ बर्फबारी हुई है और आस-पास की पहाड़ियों में बर्फ है। तो बर्फबारी पहाड़ों में शुरू हो चुकी है। तो नेचुरली यदि ये जितनी जल्दी वर्षा शुरू होती है, बर्फबारी शुरू होती है पहाड़ों में, तो वो ज़्यादा देर टिकती है। तो उससे एक तो पानी से धीरे-धीरे नीचे पानी आता है नदियों में, नालों में, और दूसरा कूलिंग बनी रहती है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ला नीना कंडीशन होंगी, तो इस बार हो सकता है कि और जल्दी मतलब अर्लियर आपके स्नोफॉल शुरू हो चुका है और ये सस्टेन करता है, तो कूलिंग ज़्यादा हो सकती है। मगर इसमें जी। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, एक ही फैक्टर नहीं है। तो जैसे-जैसे अब सीज़न आगे बढ़ेगा, तो उसकी मॉनिटरिंग जारी है, और सटीक बिल्कुल एकदम कह देना कि एकदम ऐसा होगा, वो थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाज़ी होगी। जी, प्रदूषण एक और बड़ा थोड़ा ऐड मसला करना है सर। चाहूँगा, जी। दूसरा जो वर्षा जितनी आपको इस सितंबर में मिलती है, ये वर्षा का बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है कि एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है आपका, सॉइल मॉइस्चर में नमी बढ़ती है, जो कि हमारे जो आगे रबी की जो बुआई होगी, उसमें मददगार सिद्ध होता है। बट हाँ, जी। जहाँ लो लाइंग एरिया है, वहाँ जलभराव है, वहाँ नुकसान की थोड़ी-सी चिंता रहती है, तो वहाँ थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जी। अक्सर एक ज़िक्र होता है प्रदूषण का और इसको भी मौसम से और बहुत सारे फैक्टर से जोड़ के देखा जाता है। हम देखते हैं बरसात के अंदर आबो-हवा साफ हो जाती है, खुला नीला आसमान हमें देखने को मिलता है। तो जो बारिश है, वो प्रदूषण को कैसे कम करती है? कैसे उस पर असर डालती है कि खुली हवा में फ्रेश एयर हम महसूस करते हैं? जी, देखिए, जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम हर तरह-तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कुछ चीज़ें जला रहे हैं, तो प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण के कारण जो है हम लोगों को भी समस्या आती है। अब जैसे कूड़ा पड़ा है घर में या घर के बाहर, तो हमने झाड़ू लगा दिया, तो एटमॉस्फेयर में कौन झाड़ू लगाएगा? रेन इज़ अ स्कैवेंजर। तो झाड़ू जो है एटमॉस्फेयर को सफाई करने वाली 2 चीज़ें हैं, एक तो है वर्षा और दूसरी है हवा। या तो हवा तेज़ चल जाए, तो वो भी प्रदूषण एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, या फिर वर्षा हो जाए जिसको हम स्कैवेंजर बोलते हैं, तो वो पूरे जो पोल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर उसको साफ कर देगी, और फिर वो जी। धरती पे गिर के नदी उसमें चला जाएगा। तो बिल्कुल समय-समय पे यदि आपको वर्षा में यही कारण होता है कि एयर क्वालिटी है इम्प्रूव कर जाती है जब-जब वर्षा होती है, क्योंकि समय-समय पे वर्षा होती जा रही है, पोल्यूटेंट्स भी रिलीज़ हो रहे हैं और साथ के साथ वो वॉश आउट भी होते जा रहे हैं सिस्टम के अंदर से। तो जी। नेचुरली लंबे समय से होगी। अब देखेंगे इमीडिएटली आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो देखेंगे दिल्ली और एनसीआर में इस समय सबसे बहुत अच्छी स्थिति में होगा। तो उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि जो वर्षा मिलती है, तो उसके चलते इसकी सफाई हो जाती है। जब बरसात की बात आती है तो एक और फैक्टर का जिक्र होता है सर, और वो है खेती किसानी का। ये आशंका, ये डर लोगों के जहन में आता है कि अगर ये दायरा इस तरीके से आगे खिंचता चला गया तो कहीं कृषि का साइकिल प्रभावित ना हो जाए। वो किस तरीके से उस पर असर पड़ेगा वर्तमान में, भविष्य में, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सही बात कही आपने, लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके चलते कृषि प्रभावित होगी। अब आप देखिए तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर पिछले 30-40 साल से देखिए हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ता जा रहा है। तो इन सब बावजूद भी हो सकता है कभी-कभार किसी सीज़न में हो सकता है दिन मतलब कि गर्मियों के सीज़न में तापमान बहुत ज़्यादा हो गए, गेहूँ का दाना थोड़ा सिकुड़ जाता है, हो जाता है ये चीज़ें, और कभी-कभी अनटाइमली रेन हो जाते है, उससे नुकसान होता है। मगर ये ध्यान रख लीजिए कि अब पहले लोग एक तरह की फसल लेते थे, या तो रबी या खरीफ, अब क्या 3-3 फसलें ली जा रही हैं साल में, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि तीनों फसल जो है आपके कारण चलते परफेक्ट होनी चाहिए। मौसम मतलब ज़रा-सा भी आपको नुकसान ना पहुँचाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये ध्यान रख लीजिए। तो कभी-कभी आपको नुकसान भी होगा, एक। दूसरी बात, हम लोग वेदर प्रेडिक्शन बहुत अच्छा दे रहे हैं, किसान को समय-समय पे वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज़ दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं भई वर्षा भारी होने वाली है, तुम जल भराव हो सकता है, इसलिए पानी की निकासी का प्रबंध कर लीजिए। ठीक है? ये उनको पहले से बता दिया गया है। सिंचाई ना करें, मान लीजिए किसान ने पहले ही सिंचाई कर ली और ऊपर से और वर्षा आ गई, तो उसकी तो फसल डूब जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम पहले उसको बोल रहे हैं कि एक तो सिंचाई नहीं करें या टाल दें, दूसरा जल निकासी का प्रबंध कर लें। तीसरा, हमारे जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक, वो आपको ड्राउट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, ये सारी तरह की वैराइटीज डेवलप कर रहे हैं वो लोग, शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज। यदि तापमान आगे बढ़ने वाले हैं तो ऐसी वैरायटी निकलेगी जो उससे तापमान बढ़ने से पहले पहले वो साइकिल कंप्लीट कर लेगी अपनी।
और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल क्रॉप्स, यदि आप देखेंगे पुराने समय पे हम लोग रागी मंडुआ जो लगाया जाता था, बाजरा, ये सब वो फसलें थी जब वर्षा बहुत कम भी हो जाए, 3-3 हफ्ते वर्षा ना हो तो फसल फिर भी चल जाती थी। और जब से हम लोग कहते हैं जो ड्वार्फ वेराइटीज आई है व्हीट वगैरह की और जो अन्य वेराइटीज आई जो कि फर्टिलाइजर इंटेंसिव है, वाटर इंटेंसिव है, यदि उनको 1 हफ्ते 10 दिन पानी ना मिले तो फसल मुरझा जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए हमें इसके लिए बड़ा बिल्कुल ध्यान रखना होगा। पहले तो ये कि मौसम आधारित आपको खेती करनी है। अब ये नहीं है कि आपके यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और आप धान लगा रहे हैं जैसे कि पंजाब में, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको बिजली फ्री दे दी है सरकार ने, ग्राउंड सिंचाई है वहाँ पर। फ्री मिल रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि मतलब कम वर्षा का क्षेत्र है तो उसको आपको वही फसल लगानी है जिसमें पानी कम लगता है। एक ये हो गया। दूसरा, अच्छी जो किस्म वैज्ञानिक आपको सलाह दे रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जो बता रहे हैं आपको, कृषि विश्वविद्यालय जो सुझाव दे रहे हैं आपको, उसको आप फॉलो करें। तीसरा, उसके साथ मैंने कहा मौसम पर आधारित कृषि सलाह जो समय समय पे दी जाती है कि भाई अब वर्षा होने वाली है, पेस्टिसाइड मत स्प्रे करें, आपका बह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो हो गया। और चौथा, उसके साथ जो है क्रॉप इंश्योरेंस, आप अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस भी करा लें, जिससे कि यदि मान लीजिए किसी कारण वो फसल खराब भी हो गई तो आप उसका कहते हैं मुआवजा आपको मिल जाएगा। यदि आप ये सब चीजें करते हैं तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ कि क्लाइमेट चेंज और नो क्लाइमेट चेंज वी विल सर्वाइव, और हम अच्छा करेंगे, हमारा किसान भी अच्छा करेगा। मगर हाँ, हमारे किसान को जो है उसका दाम अच्छा मिले। यदि उसको दाम अच्छा दोगे तो वो आपको और अच्छा करके दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और जो मौसम से जुड़ी बारीकियां हैं, ये जो वर्तमान में मौसम बना हुआ है, इसके कारण, इसके इम्पैक्ट विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को काफी इस पर रोशनी आपने डाली है और उनकी जो जिज्ञासा है वो काफी हद तक शांत हुई होंगी। तो आज एनडीटीवी एक्सप्लेनर में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।